cut. Now we are live, so hello there. We are from Commerce Kota and we are doing live sample paper discussion, जिसका कोई मतलब नहीं है तुम बच्चों को, फिलहाल मेरे बच्चों को तो है। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। MCQ नंबर 1, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सा हाईलाइट किया है? सवाल बस इतना सा है, तो हमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट पता होने चाहिए। नहीं पता हो तो यहाँ पता चल गए साइंस पी आर्ट, है ना। इसको याद रखने का बहुत अच्छा नाम है स्पा। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? स्पा, साइंस प्रोफेशन। यही तो बात है, आशीष सर के साथ जो है उनको पता चला है कि स्पा भी कोई चीज होती है। तो यहाँ हम देखते हैं अहरावत जी ने नोटिस किया है कि फैक्ट्री वर नॉट गिविंग देयर बेस्ट एज द फिजिकल कंडीशन वर नॉट गुड, ही कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चल गया कि ये तो विज्ञान की बात हो रही है। फिर भी हम डबल श्योर करने के लिए हमारी मार्किंग स्कीम उठा के चेक कर लेते हैं। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से इट इज अ मैनेजमेंट एज साइंस, बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल पे हम आते हैं। अगला वापस एक बहुत बड़ी केस स्टडी दे रखा है, लेकिन हमें पूरा केस कभी नहीं पढ़ना है, हमें तो केवल सवाल पढ़ना है। तो सवाल तो शुरू हो रहा है यहाँ से, आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमें याद है आइडिया, हमें याद है आइडिया, आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पर ऊपर नीचे करके दे रखी है, दे वही रखी है, ठीक है। तो मतलब बिजनेस स्टडीज इसलिए भी अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है कि MCQ में मिल जाएंगे। अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा हो, सवाल मिलता जुलता हो, तो यहाँ से टाइटल तो मिल ही जाएगा। जस्मीन जी हैं आलू वालिया और बहुत अच्छा काम करती है, म्यूजियम मार्केटिंग टीम में रिस्पॉन्सिबल है, प्रदर्शनियाँ लगाती हैं, इवेंट्स करवाती हैं और प्रीवियस सीजन के अंदर इवेंट जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में गई हैं, रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी बिल पेमेंट में है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन कहाँ पर होता है? डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से होता है। इंस्टेड ऑफ अलोकेटिंग वर्क उन्होंने असाइन किया ईच टीम मेंबर को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इंस्पाइट होल्डिंग रेगुलर टीम मीटिंग्स टू टेक फीडबैक, जसमीत को प्रॉब्लम्स मिली इवेंट सीजन में इन द क्वालिटी ऑफ डिजाइन। जसमीन ने डिसाइड किया कि वो डिवाइड करेगी इन चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो हमें तो दोनों तरीके से आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिल रहा है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं, तो हमारा आंसर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि वो तो हो चुका था सर, लेकिन हमें फर्स्ट वाला जो है वो नहीं देखने को मिल रहा था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने असाइन नहीं करी थी ड्यूटीज टीम मेंबर को रेगुलर में। यहाँ पर ये कह रहा है प्रीवियस सेशन बट हैज बीन ड्यूली परफॉर्म्ड फॉर द अपकमिंग सीजन। पिछले सीजन में ड्यूटी असाइन करी, फीडबैक नहीं लिया, तो यहाँ पर क्वालिटी इवेंट सीजन की खराब हो गई, इवेंट खराब निकला। फिर उन्होंने अगले इवेंट में ये चीज सही करी। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड किस में होगी? ड्यूटीज असाइन होगी तभी तो होएगा। पूरा काम दे रखा था। अगला कह रहा है असर्शन रीजन आप सभी के सामने, फाइनेंशियल प्लानिंग अनेबल्स द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग्स ऑफ द फंड। और रीजन दे रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो मिक्स है ओनर फंड का और बोरोड फंड का। तो क्या असर्शन का रीजन से कुछ लेना देना है? सी होना चाहिए। तो assertion and reason are true but it is not the correct explanation। तो हम चेक कर लेते हैं भैया। तो चेक करें तो C is our right answer, क्योंकि रीजन का यहाँ कोई भी लेना देना assertion से था ही नहीं। तो विधि दीदी इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आप थोड़ा सा फोकस करें। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म मार्केट में डील करता है। तो प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन करवाता है, सेकेंडरी मार्केट नहीं करवाता है।
तो इस तरीके से जो हमारा पहला आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए हमारा सी, नहीं डी, डी बनेगा, डी। स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स। तो चेक करते हैं क्या यही हमारा आंसर है। तो हमें डी ही देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत सही बहनों और भाइयों। तो अगले पड़ाव पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देख रहे हैं कि क्या है भैया, हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेस। तो अगर एक्सटर्नल सोर्सेस करेंगे तो लोगों के बीच में कंपटीशन स्पिरिट बढ़ेगी, बढ़ेगी कि मोरल डिक्रीज होएगा। नए वाला जो इंसान आएगा उसकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छी है, पर जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनकी तो मोरल डिक्रीज होगा। एम्प्लॉय टर्नओवर का रिडक्शन होने की जगह इंक्रीज होएगा कि तुम हमें तो नौकरी दे ही नहीं रहे। एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होएगा, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी। तो हमें तो अभी तक यही मिल रहा है कि एग्जिस्टिंग को लड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं एग्जिस्टिंग को लड़ना पड़ेगा क्या। तो ए इज द करेक्ट आंसर। जो हमें गलत लग रहा था वही हमारा सही आंसर बन रहा है, क्योंकि नीचे जो रीजंस दे रखे हैं उसके हिसाब से ए इज द परफेक्ट बेनिफिट विच इज हाईलाइटेड। कंपटीशन आता है तो अगला भी सरवाइव करने के लिए लड़ाई करना शुरू कर देता है। बिल्कुल 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 मैम, आप बहुत सही कह रहे हैं इस चीज को। चलिए आगे आते हैं। 6th सवाल पूछता है सीधा का सीधा। सवाल कह रहा है गुडविल, सवाल कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट बताइए। तो लार्ज ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल के लिए भी बनाता है, कंज्यूमर के लिए भी बनाता है, और कंपनी आसानी से फाइनेंस भी देती है और डिमांड भी बढ़ रही है। कंपनी ने नए ब्रांचेस भी बनाई हैं जिनको आसानी से मैनेज कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फाइनेंस की बात आ रही है तो इकोनॉमिक आना चाहिए, और कंज्यूमर के लिए बात हो रही है तो सोशल हो जाना चाहिए। पर यहाँ सोशल की जगह यहाँ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात आ रही है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो हम चेक करते हैं कि डी हमारा राइट आंसर है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले पे आते हैं। एक फोटो देख के आपको पहचानना है, ये भारत सरकार का एक रबर स्टैम्प जैसा दिख रहा है हमें, लोगो जैसा दिख रहा है। इधर भी हमें एक लोगो जैसा दिख रहा है। अब नीचे देखते हैं कंज्यूमर को रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी फुलफिल होनी चाहिए क्वालिटी मार्क्स देख के। तो ये क्वालिटी मार्क्स दे रखे हैं भारत सरकार और ये वाले। तो क्या है भैया, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? बाय ओनली स्टैंडर्ड गुड्स, ऐसे गुड्स देखो जो कि सरकार द्वारा वेरीफाइड है या मार्क्स द्वारा वेरीफाइड है। तो 7th का आंसर बनता है हमारा सी। अभी तक तो हम मार्किंग स्कीम को देखते हुए चल रहे थे सर, तो हमारे पास थोड़ा बहुत फायदा था सर, लेकिन अब क्योंकि हमारी शुरुआत हो रही है, अब नीचे के आंसर्स गायब होते जाएंगे, तो अब थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो 8th वाला हम रीड करते हैं। 8th वाला क्या कह रहा है भैया? तो 8th वाला कह रहा है कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशन। हाँ, तो प्रिवेंट तो कर ही सकता है, और कुछ करे नहीं करे। और रीजन कह रहा है कि कंट्रोलिंग से डेविएशन मिनिमाइज हो जाते हैं एक्शन लेने से, और बार बार नहीं आएंगे तो डिसीजंस परेशान नहीं होंगे हमारे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनना चाहिए ए, बट इसका आंसर जो मेरे को लग रहा है वो है डी, और डी ही देख सकते हैं आप, मार्किंग स्कीम में भी डी दे रखा है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। कंट्रोलिंग से आप डेविएशन प्रिवेंट नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग से डेविएशंस को पता लगा सकते हो, प्रिवेंट थोड़ी होंगे। एंड कंट्रोलिंग का मतलब ही क्या है? कंपेयर करके डेविएशंस पता लगाना, रोकने का काम थोड़ी हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी, असर्शन फॉल्स है। रीजन तो सही बात कर रहा है, और रीजन से ही समझ में आ जाना चाहिए था हमें कि डेविएशन मिनिमाइज करता है एक्शन लेके। तो प्रिवेंट कहां किया? प्रिवेंट तो करेगा ही नहीं। इसके बाद आए हम 9th वाले पर। तो 9th में कह रहा है कि सब्सिक्वेंट स्टेप बताओ स्टाफिंग की स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? स्टाफिंग होता है, पर स्टाफिंग की प्रोसेस पूछ रहा है किस तरीके से होगी। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा,
कंपनसेशन, प्रमोशन, कैरियर प्लानिंग कैसे होगा? ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा। फिर मेरे को तो सी लग रहा है, मेरे को भी सही लग रहा है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा, फिर परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, फिर जिसकी अच्छी होगी उसका प्रमोशन कर देंगे, उसकी कैरियर प्लानिंग हो जाएगी और कंपनसेशन मिल जाएगा। वैसे बी भी हो सकता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करके प्रमोशन दिया जाए। नहीं, आयुषी जी आपको क्या लगता है? सी वाला आंसर लग रहा है। चलिए तो 9th का देखते हैं। 9th का आंसर है सी, मार्किंग स्कीम के हिसाब से वी आर गोइंग टू परफेक्ट इन दिस। चलिए 10th वाले पे आते हैं। तो 10th वाला क्या कह रहा है भैया? 10th वाला कह रहा है करेक्ट पॉइंट बताइए, सिग्निफिकेंस कर रहा हो कंट्रोलिंग का। यानी ये आपसे क्या पूछ रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में अगर देखें तो स्पाइस वर्क कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट्स को और क्लॉज चेक रखती है अपने एम्प्लॉयज की एक्टिविटी पे बाय यूजिंग बायोमेट्रिक और रेटिना। तो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इंश्योर करने की बात हो रही है ताकि ऑफिस प्रेमाइसिस को एक्सेस कर पाए और ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो पाए। तो हम ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो बी शुड बी द राइट आंसर। चेक करते हैं अपन। तो ओ माय गॉड, बी इज द राइट आंसर। जस्ट अ मिनट बच्चों, एक कॉल आ गया है, देखते हैं कौन है। जी अंकित सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। जी सर। जी 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 जी, नो इशू सर। एक्चुअली अभी लाइव चल रहा है, मैं कॉल बैक करता हूँ सर, है ना, यूट्यूब लाइव है, मैं कॉल बैक देता हूँ। हाँ जी बच्चों। चलिए, राम भरोसे मेघवाल जी कह रहे हैं थैंक्स सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं हमें। 11th पे आते हैं हम। 11th कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भाई साहब बहुत वापस ध्यान रखना, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है और किसके लिए पूछ रहा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए पूछ रहा है। तो कह रहा है नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक्सेस ऑफ करंट असेट। क्या हो गया? रुकना पड़ेगा। देखते हैं। चलिए, तो नेट वर्किंग एसेट का, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब ये बोल रहा है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो ये तो सही है। करंट एसेट का मतलब जिसको कैश में कन्वर्ट कर सको 1 साल में। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इरिवर्सिबल होता है। नहीं, बिल्कुल अफेक्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से डी इज द इनकरेक्ट आंसर। चेक करते हैं, आइए। करेक्ट आंसर इनकरेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर इज डी। चलिए आगे आते हैं 12th पर। तो 12th कह रहा है ऐसी कमीशन बताइए, स्टेट कमीशन के बारे में बताइए, कब तक की कंप्लेंट ले सकती है? तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की कंप्लेंट ले सकती है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, वो डिस्ट्रिक्ट होता है जो 1 करोड़ तक हैंडल करता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। 13th कह रहा है मैच द फॉलोइंग। तो हमें ऑप्शन ढूंढना है। तो ये यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टर्स हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम अनसर्टेनिटी। न्यू गवर्नमेंट विल रिजल्ट चेंज इन फिस्कल पॉलिसीज।
पैशन मार्केट इज फेसिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, तो ये है अनसर्टेनिटी। डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट आर इशूड टू द स्टूडेंट्स, ऊपर वाला इंटर रिलेटेड नेट है, रिलेटिविटी है। चलिए ऑप्शंस पे एक बार नजर डालते हैं कि ऑप्शंस पे क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है ए का 3, तो दो ऑप्शन है जिसमें ए का 3 है, ए और डी। अब हमने देखा था सी का हमने देखा था फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट तो ए में देखने को मिल रहा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं, सी में सेकंड है, तो ए होना चाहिए आंसर एंड ए इज द राइट आंसर। हमारी मार्किंग स्कीम के हिसाब से बिल्कुल सही खेल चलता हुआ। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऐसी प्रोसेस क्लासिफिकेशन की जिसमें प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको हम बुलाते हैं ग्रेडिंग। चलिए चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ग्रेडिंग, बहुत बढ़िया आयुषी। चलिए 15 पर आते हैं। शिव कुमार रंसल लीगल कंसल्टेंसी फर्म इन छत्तीसगढ़, तो हम तो केस पढ़ने लग गए, हमें तो सवाल पढ़ना है। सवाल है टाइप ऑफ ट्रेनिंग बताइए, तो टाइप ऑफ ट्रेनिंग बताएं। तो यहाँ पर लीगल कंसल्टेंसी चलाता है, न्यू एम्प्लॉयज हायर करता है, फर्स्ट डे पे उन्हें वेलकम किया जाता है, तो इंडक्शन हो रहा है, ड्रेस कोड समझा रहे हैं, लंच है ना, रोजमर्रा की चीजें समझा रहे, तो इंडक्शन ट्रेनिंग हो रही है, तो इट इज द 15th वन इज द इंडक्शन ट्रेनिंग। बहुत सही, बहुत स्पीड से हम 15 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। 16 देखते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट ओनली इंक्लूड्स एजुकेटिंग कस्टमर अबाउट देयर राइट्स एंड बट ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग देयर ग्रीवेंस, सही जवाब है ये तो। It is not only judicial machinery for protecting but also require consumer to get together, consumer association, बिल्कुल सही। moral duty है business की to take and avoid any form, बिल्कुल सही। provisions 1981 में आए, 86 के हैं provisions, तो 1986 में आए थे और अभी चेंज होके क्या हो गया 2019 हो गया। पुराना कानून कब का है 1986 का है, और इसके बाद नया कानून कब बना है 2019 में बना है। तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड द करेक्ट आंसर। 17 पे आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सा डिसीजन नहीं लिया जाता, बिल्कुल प्राइसिंग डिसीजन कहाँ पे लेंगे हम, मार्केटिंग में लेंगे, मार्केटिंग चैप्टर में आ गए, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमें देखने को मिल रहा है इनकरेक्ट है। चेक कर लेते हैं आंसर, तो 17th का हमें प्राइसिंग ही मिल रहा है। 18th पे आते हैं, इनमें से कौन सी चीजें फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करती है। कैश फ्लो पोजीशन, ऑब्वियस ही बात है फाइनेंस को इफेक्ट करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये भी फाइनेंस को इफेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही। राम गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप वॉच कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल ऑफ कंपटीशन नहीं करता, जो अफेक्ट करते हैं वो पूछे हैं। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये डिविडेंड का आ गया। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी डिविडेंड का आ गया। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क करता है, तो देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ, ये भी डिविडेंड का है, तो ए पर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट ही होता है, ए सी और ई भी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। चेक करते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा थोड़ा कैपिटल मार्केट का यहाँ पर डिविडेंड में होता है, कैपिटल मार्केट का एक्सेस। ये कौन सी क्लास है, ड्रीम गर्ल भैया, ये क्लास चल रही है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर चल रहा है। ये कौन सी क्लास है, टाइटल पढ़ ले भाई यार, ऐसी भी क्या बात हो गई। ये कौन सी क्लास है। चलिए 19th पे आते हैं। तो कंज्यूमर कैन आस्क एनीथिंग, जस्ट लाइक ड्रीम गर्ल इज आस्किंग, कंज्यूमर कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एमआरपी एंड एक्सेट्रा अबाउट द प्रोडक्ट दैट ही इंटेंडेड टू बाय, राइट द कंज्यूमर राइट। तो भैया आपको सुन इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ए विल बी द राइट आंसर। तो चेक कर लेते हैं ए हमारा राइट आंसर है कि नहीं है। तो ए इज आर राइट आंसर, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मार्किंग स्कीम के हिसाब से हम बिल्कुल सही गति में चलते हुए
20th, दो स्टेटमेंट दे रहा है आपको। कॉस्ट ऑफ डेथ इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ कंपनी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ। नहीं तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि डेथ की कॉस्ट कम होती है? कम होती है। अच्छा, डेथ को पैसा, डेथ इकट्ठा करने में कम पैसा खर्च होता है और इक्विटी के लिए हमें रिस्क ज्यादा डेथ में होता है। चलिए ठीक है, तो फिर हम किसको टिक लगाएं? ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाया जाए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और चेक करते हैं क्या हमारे बोथ द स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि नहीं है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमने हमारे MCQs जो हैं पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। अब हम हमारे दूसरे पड़ाव पे आ रहे हैं 21A, जिसमें सबसे पहले हमसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया 3 मार्क्स के अंदर, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं। तो जो सिंगल होते हैं वो सिंगल यूज होते हैं और जो स्टैंडिंग होते हैं वो स्टैंडिंग होते हैं। नहीं, जो प्लान एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं होंगे वो सिंगल यूज होते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, है ना। और स्टैंडिंग प्लान जो है वो हमेशा स्टैंडिंग में ही रहते हैं, वो हमेशा यूज होते रहते हैं। डेफिनेशन से लिखनी थी तो ये डेफिनेशन से लिख रही है, आप एक बार फटाफट रीड कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लान वन टाइम इवेंट के लिए होते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन बार में फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा, नॉन रिकरिंग सिचुएशन होगी। ड्यूरेशन जो है वो प्रोजेक्ट के टाइप पे डिपेंड करेगा और वीक, मंथ, डे के बेसिस पर हो सकते हैं। और स्टैंडिंग की बात करें तो ये रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। यही बेटा यही चीज है जो आपको वहां पे ये टर्मिनोलॉजी दिखानी है, रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंटरनल ऑपरेशंस के लिए बनाए जाते हैं मैक्सिमम। प्लान ग्रेटली एनहेंस करते हैं एफिशिएंसी, रूटीन डिसीजन मेकिंग के। एक बार डेवलप्ड हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो सकते हैं पर टाइम टू टाइम जैसी कि बिजनेस की नीड रिक्वायर्ड हो। चलिए इसके बाद हम आते हैं चॉइस पे। तो चॉइस पे हमसे सीधा सीधा सवाल पूछा है, प्लानिंग क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस करता है और रिजिडिटी कैसे लीड करता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें जो पूछी गई है, ये क्या पूछी गई है? लिमिटेशंस पूछे जा रहे हैं। दीज आर द लिमिटेशंस। क्रिएटिविटी इसलिए कम हो गई कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर्स हो जाते हैं प्लान के। प्लान एक बार बनता है, फिर उसके बाद वो लोग उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने में लग जाते हैं, कुछ भी नया उस पर नहीं सोचते हैं, इस वजह से रिजिडिटी हो जाता है। और क्रिएटिविटी की अगर बात करें तो कॉन्सिक्वेंस ये है कि जितना टॉप ने बनाया वही मिडिल बोलेगा कि इसी को प्लान को फॉलो अप करिए। तो प्लान में आगे कोई भी चेंजेस करने, परमिट करने अलाउड नहीं होते हैं। तो प्लानिंग क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देती। और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में अचीव करने हैं तो हो सकता है हम इस पोजीशन में नहीं हो कि हम चेंज कर पाए कोर्स ऑफ एक्शंस को। प्लान्स प्री डिसाइडेड होते हैं तो हम उनको टर्न आउट नहीं कर पाए तो वो रिजिडिटी की तरफ आ जाते। डायरेक्ट सवाल दोबारा आपको सैंपल पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, और कोई 2 सिचुएशंस बताइए जिसमें ऑटोक्रेटिव लीडरशिप इफेक्टिव होगी। ऑटोक्रेटिक का मतलब ऑथोरेटिव। तो ऑथोरेटिव वहां लगेगी जहां पर पढ़े लिखे लोग कम है ना, लेबर वर्क ज्यादा है, कॉम्पिटेंट नहीं है, स्किल्ड नहीं है। और जहां पे जो लीडर है उसको कंट्रोल रखना, हाँ, कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। तो लीडरशिप का कंट्रोल है डिसीजन केवल वो डिसीजन मेकिंग। हाँ, तो लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं और वॉलंटरी प्रोसेस होती है ताकि गोल्स का अचीवमेंट हो सके। और 2 सिचुएशन बतानी है। तो पहली सिचुएशन हमने बताई है जैसे कि फैक्ट्री सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑन टाइम, तो सुपरवाइजर इंश्योर करेगा लेबर की प्रोडक्टिविटी। और दूसरा क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर ले सकते हैं। चॉइस में यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो है कम्युनिकेशन का कंसेप्ट और फॉर्मल और इनफॉर्मल का मीनिंग। तो कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडियाज, ओपिनियंस, व्यूज, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। 2 लोग होते हैं, सेंडर और रिसीवर। ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जब मैनेजमेंट के चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट होगा रिटन में तो फॉर्मल होगा, और फॉर्मल से मैक्सिमम क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स फुलफिलमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो किस लिए यूज होता है, सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज होता है। तो अपन देख लेते हैं, देखो क्या समझा रखा है। तो ये बात कर रहा है कम्युनिकेशन का मतलब
एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, और फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि ऑफिशियल चैनल से हो, इनफॉर्मल जो बिना किसी फॉर्मल लाइंस के बातचीत हो तो फिर वो इनफॉर्मल बन जाता है। अब यहाँ पर आप 23 पे फोकस करिएगा बेटा। 23 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल पार्ट पर रखा गया है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से लाके। तो यहाँ पर सवाल आपको कह रहा है कि आदित्य लिमिटेड कंपनी है, ग्रीन टी मैन्युफैक्चर करती है, आपको कैलकुलेट करना है आरओआई। आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, और दूसरा आपको कवर करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। अब आईसीआर का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये दो फॉर्मूले हैं। अब इन दो फॉर्मूलों के लिए हमें वैल्यूज देखनी। EBIT हमें दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। डिवेंचर पे 10% इंटरेस्ट है, तो 12 लाख का 10% निकाले तो 1,20,000 हो गया। तो अगर हम 15 लाख को 1,20,000 से डिवाइड करते हैं तो आई थिंक सो कि हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो निकल के आ जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। तो ROI कैलकुलेट किया, 15 लाख कमाए, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 30 लाख का था। क्वेश्चन के हिसाब से ये रहा हमारा 30 लाख। 30 लाख कहाँ से आया सर? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? डेथ प्लस इक्विटी। तो ये डेथ इक्विटी दोनों का टोटल कर लिया, 12-18 कितना हो गया? 30 हो गया। तो 15/30 कर दिया, तो 15/30 कितना होएगा? तो ये आ गया हमारा 50%। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आपने कहा EBIT, तो वही हमने किया 15 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो ये आ गया हमारा 12.5 टाइम्स। बस इतना सा सवाल, और कितने नंबर हाथ में आ गए? सीधे 3 नंबर हमारे हाथ में आ गए। चलिए इसके बाद आते हैं केस बेस्ड। एक क्वेश्चन आया है, बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट बताना है, और ये एक्सप्लेन करिए आइडेंटिफाई करके कि बिजनेस गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से विवेक जी को परफॉर्मेंस इंप्रूव होने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस हमसे पूछना चाह रहा है। तो विवेक वासवानी फूड एंटरप्रेन्योर हैं जो कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स करते हैं। इनका फूड आउटलेट है ओचिल, और इन्होंने अपना करियर फूड ब्लॉगर की तरह शुरू किया था। रीजनेबल है, प्योर वेजिटेरियन है, फास्ट फूड के ऑप्शंस हैं। हाई एंड रेस्टोरेंट वर नॉट ऑप्टेड by many through many global fast food chains, yet not many outlets offered reasonable healthy pure vegetarian fast food option. So what came as a surprise, consumer was even without using onion or garlic, food could actually taste great. Company witnessed the increase of 26% net profit. तो मेरे हिसाब से तो सोशल एनवायरनमेंट विल बी द राइट आंसर। चेक करते हैं हम आंसर क्या बनता है। वैसे तो सोशल एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर है, और फिर हमें आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है किस तरीके से विवेक जी ने किया है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज या अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का एग्जांपल लिया है ना, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया है। बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने समझा दिया कि क्या होता है, बस इतना सा था, हो गया। तो स्टेट द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में तो हमने, उसने ये पूछा ही नहीं कि टाइप, वो तो कह रहा बिजनेस एनवायरनमेंट समझा दो, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन समझा दी, और उसके बाद केस के हिसाब से हमने आंसर बता दिया। 25th पे आते बेटा। तो 25th कह रहा है जनरल मैनेजर, सॉरी गलती क्या करी हमने, पहले केस पढ़ लिया, जबकि पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है फीचर ऑफ मैनेजमेंट बताइए। कल ही मैंने शायद तक MLL में भेजा, नहीं कल तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के भेजे। तो फीचर बताइए और 3 रीजन बताइए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दूसरा सवाल तो मेरे हिसाब से बिना केस पढ़े भी लिखा जा सकता है। 3 रीजंस बताइए। तो 3 रीजंस कौन कौन से? मैनेजमेंट हेल्प इन वर्किंग डायनामिक एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फीचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो जनरल मीटिंग हो रही है। व्हेन वी थिंक ऑफ अ ब्रांड वी थिंक ऑफ रेपुटेशन, बट इट इज मेड बाय क्वालिटी कस्टमर प्रेजेंटेशन। पीपल मिजरेबल है, दे कांट गिव देयर बेस्ट वर्क एंड द ब्रांड सफर्स। पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। कहीं ना कहीं मेरे को ग्रुप एक्टिविटी की फीलिंग आ रही है, आपको भी आ रही है ग्रुप एक्टिविटी की फीलिंग? तो चेक करते हैं आंसर क्या है। आंसर आई थिंक सो, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। देखा नहीं जाएगा, थोड़ा सा मेरा भी ध्यान भटक गया,
कौन सी लाइन से जाहिर हो रहा है ये चीज, इंटेंजिबल फोर्स है? रेपुटेशन से, रेपुटेशन की बात हो रही है। बेस्ट वर्क से ब्रांड सफर कर रहा है, ब्रांड भी गुडविल इंटेंजिबल निकाल के लिया है। 3 रीजन दे दिए साथ में हमने। 26 पे आते हैं, 2 चॉइसेस आपके पास। पहला है एक्सप्लेन एनी 4 सच टेस्ट। तो टेस्ट बता दो सिलेक्शन के, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये रे चारों, कोई से भी 4 समझा दो इनमें से। और ट्रेनिंग के बेनिफिट्स फॉर वर्कर पूछ रहा था दूसरे ऑप्शन में, तो कोई भी 4 पॉइंट बता दिए। हाँ भैया, नौकरी मिल जाएगी, स्किल नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंटली मशीन हैंडल करोगे, मोरल सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। इसके बाद आया 27 में पहला सवाल है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के हिसाब से ह्यूमन नीड रिकॉग्नाइज करें, और फिर 2 इंसेंटिव बताइए। तो पहले तो हम नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, वर्कर को थोड़ी सी फ्रीडम दी जा रही है, बाय ईच वर्कर टी शर्ट विद देयर नेम ऑन इट, दे डिसाइड टू इंक्लूड वर्कर्स इन वर्क कमिटी। तो मेरे हिसाब से तो वर्कर पार्टिसिपेशन देखने को यहाँ पर हमें मिल रहा है। और ये जो नीड्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये तो हमारी कौन सी नीड्स हो गई? एस्टीम नीड्स हो गई। तो देखते हैं, एस्टीम नीड इज द राइट आंसर। और ये जो एग्जांपल है वो हम दे सकते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। डायरेक्ट सवाल पूछा है, प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों मैंने बहुत बार क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करा है ना। कंट्रोलिंग से वापस किस पे चलेंगे? प्लानिंग पे चलेंगे। तो कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है, और कंट्रोलिंग जब हम करते हैं तो प्रीवियस प्लान्स को ध्यान में रख के करते हैं, इसलिए बैकवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग भी जब हम बनाते हैं तो प्रीवियस गलतियों को ध्यान में रख के बनाते हैं कंट्रोलिंग को, इसलिए बैकवर्ड है। और फ्यूचर को देख के बनाते हैं, इसलिए फ्यूचरिस्टिक। एक बार आप आंसर रीड दीजिए, 2 मिनट दीजिए मेरे को, रीड करिए। ये सीबीएसई का आंसर क्या हुआ? बड़ा शैतान। आज ही तो गए थे, आज ही निपट गए। फिर कहते हैं कि बच्चों को बाहर मत निकाला करो, इसलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, समझते नहीं हो तुम। तो आंसर क्या कह रहा है बेटा? देखो, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों? क्योंकि प्लान्स फ्यूचर के लिए फोरकास्ट होते हैं, फ्यूचर कंडीशंस के लिए होते हैं। वही कंट्रोलिंग में देखें तो कंट्रोलिंग इज लाइक पोस्टमार्टम ऑफ, और क्या लिटरेचर यूज करा है सीबीएसई, पास्ट एक्टिविटी का पोस्टमार्टम करता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। प्लानिंग पास्ट एक्सपीरियंस से गाइड होता है और करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। कंट्रोलिंग को किस सेंस में समझाया? बैकवर्ड। प्लानिंग को किस सेंस में समझाया? फॉरवर्ड। फिर आखिरी पैराग्राफ में दोनों को ही एक दूसरे से रिलेट करके क्या समझा दिया कि दोनों ही फॉरवर्ड हैं और दोनों ही बैकवर्ड हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं भैया। तो फर्स्ट स्टेप कंट्रोलिंग की होती है सेटिंग अप स्टैंडर्ड, उसके आगे की 2 स्टेप बताइए। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना, मेजर करना और फिर कंपेयर करना। तो ये आगे दोनों स्टेप, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना और फिर कंपेयर करना। इसके बाद आते हैं बेटा हम अगले सवाल पे। तो यहाँ पर हमें एक भारी भरकम केस स्टडी दे रखी है और क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। मैनेजमेंट के फीचर नहीं पूछे, मैनेजमेंट के किसी फंक्शन के फीचर पूछे। तो पहले हमें फंक्शन पता लगाना जरूरी है। तो फंक्शन अगर देखें
तो अब हमारे सामने केस है, नीदरलैंड का क्वालिटी सर्टिफिकेट है, कन्विंस्ड करा है, ग्रैंडफादर का ड्रीम पूरा करेगा, लैंड को फर्टाइल फार्म में बनाया है, स्पेसिफिक गोल्स सेटअप करे हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए परफॉर्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रही है, प्लानिंग देखने को मिल रही है। उन्होंने खुद की कंपनी भी लॉन्च कर दी है, फ्यूचर इवेंट्स को इफेक्टिवली कर रहे हैं। तो बस अब तो क्या, इसके आगे तो केस मेरे दुश्मन भी नहीं पड़े, प्लानिंग है और प्लानिंग के ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब तक लाइन कोट करने का नहीं बोल रहा है तो पहला हो गया प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बिल्कुल इनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए बस आपको, इसमें असली नंबर एक्सप्लेनेशन के हैं। अगर आप ये फाइंडिंग कर रहे हो तो ये तो आधा नंबर है। आप यहाँ पर देखो ध्यान से, इधर स्कोर कार्ड एक नंबर दे रहा है, सीधे ही देखो और देखो यहाँ पर हाफ प्लस डेढ़, टाइटल मारने के कितने मिल रहे हैं, आधे, एक्सप्लेनेशन का मिल रहा है 1.5 नंबर। तो एक्सप्लेनेशन अच्छा सीखना है, इसके लिए इसी मार्किंग स्कीम के आंसर को हम एक बार रजिस्टर में पूरा लिख कर देखेंगे। एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है, क्लियर करके बताइए। तो हाँ, ये पर्सनल होता है, इसमें रोटी मिलती है, इसमें सब्जी मिलती है, तो वही ये इम्पर्सनल है, ये पर्सनल है। इसमें ट्रांसमिशन होता है, इसमें ट्रांसमिशन की जगह हम कस्टमर के हिसाब से पर्सनल सेलिंग एडजस्ट करते हैं। ये इनफ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है, या मास रीच है या लिमिटेड नंबर रीच है, या कॉस्ट पर्सन लो है या कॉस्ट पर पर्सन हाई है। ये मार्केट शॉर्ट टाइम में कवर करता है, ये लॉन्ग टाइम में कवर करता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ये है, यहाँ पर सेल्स स्टाफ के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, बकायदा 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 7 पॉइंट बना के दिए हैं, इनमें से कोई से भी 4 पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चलिए, इसके बाद राम गोपाल जी सुन रहे हो कि गए? चलिए 31 देखते हैं अपन। वो राम गोपाल जी के पास तो लेट पहुंचेगा, अपन तो लाइव चल रहे हैं ना, तो ये तो लाइव 30 सेकंड डिले चलता है, तो अपन 31 पे आते हैं जब तक राम गोपाल जी का मैसेज आ जाएगा, अगर वो लाइव होंगे तो भैया केस पढ़ेगी सवाल पढ़े, तो केस पढ़ेगी सवाल पढ़ेगी, सवाल पढ़े। आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी। अबे तो भगवान की कसम, हमने 2 ही रेगुलेटरी बॉडी पढ़ी है, एक तो पढ़ी है सेबी और एक पढ़ा है कंज्यूमर फार्म। तो यहाँ पे तो बात हो रही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की, तो तेल लगा है बाकी सब। 1992 अलग लिखा हुआ है, हर्षद मेहता याद आते ही हमें तो कौन याद आ गया, सेबी। 3 ऑब्जेक्टिव बताओ रेगुलेटरी बॉडी के, किस लिए बनाई गई है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, इशूअर को प्रोटेक्ट करना और इंटरमीडिएटरी को डेवलप करना। और 2 फंक्शन बताओ इनके जो इन्होंने परफॉर्म करे हैं पार्ट 1 के तहत। तो इन्होंने क्या परफॉर्म करा? बहुत गंदा परफॉर्म किया इन्होंने। चलिए तो आंसर देखते हैं बेटा। तो आंसर में अगर अपन इतने सारे डिफरेंस दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव दे दिए, सेबी के सिक्योर स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करेगा, इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, माल प्रैक्टिसेस प्रिवेंट करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करेगा। डेवलपमेंट फंक्शन में से कोई से भी 2 फंक्शन दे दिए, ट्रेनिंग करवा दो इंटरमीडिएटरी की, रिसोर्स पब्लिश कर दो, रिसर्च पब्लिश कर दो, और कैपिटल मार्केट जो है वो डेवलप कर दो। इसके बाद हमारा 32 नंबर में सीधा सीधा सवाल है, फंक्शनल और डिविजनल को इन 6 पॉइंट पे क्लासिफाई कर दो। मतलब आप सोचो, सीबीएसई ने ये भी बता दिया किस पे क्लासिफाई करना है। तो फॉर्मेशन की बात करें तो जो फंक्शंस पे बने वो फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो प्रोडक्ट को देख के बने वो डिविजनल स्ट्रक्चर। स्पेशलाइजेशन में फंक्शनल होगा, डिविजनल में प्रोडक्ट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट है डिपार्टमेंट में फिक्स करनी, लेकिन डिविजनल में आसान है परफॉर्मेंस के हिसाब से। मैनेजरियल डेवलपमेंट पे बात करें तो सारी टॉप लेवल को चीजें रिपोर्ट होंगी। डिविजनल में थोड़ी ऑटोनॉमी मिल जाती है, पहले डिविजनल को होगी फिर मैनेजरियल ऊपर जाएगा। फंक्शंस में ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, इकोनॉमिकल है। मेजर कॉस्ट आती है डिविजनल में, क्योंकि डुप्लीकेशन होता है रिसोर्सेज का। कोऑर्डिनेशन मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में फंक्शनल में दिक्कत आएगी, लेकिन डिविजनल की बात करें तो आसान है क्योंकि इंटीग्रेट कर सकते हैं।
इसमें चॉइस भी दे रखी है बच्चों, डेलीगेशन के बारे में दे रखी है, हाउ इफेक्टिव डेलीगेशन हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, तो हम इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझा सकते हैं सिग्निफिकेंस के नाम पे। इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, ग्रोथ का फैसिलिटेशन होता है, मैनेजमेंट हायरार्की का बेसिस है, इसके बिना डेलीगेशन के बिना मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता, और बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। एज इट इज एनसीईआरटी के पॉइंट्स है और एज इट इज उनका एक्सप्लेनेशन। इसके बाद लीना दीदी के बारे में बात आई है, लेकिन हम लीना दीदी से पहले तो क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे। तो टेक्निक आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करनी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर अब आते हैं हम सवाल पर। ऑपरेशन मैनेजर हैं, ऑनलाइन सेल ग्रो कर रही है, कंपनी ने एक रेंटेड स्पेस ली है, लीना प्रमोट कर रही है, कुशाग्र इन्वेंट्री पोस्ट ऑर्डर फुलफिलमेंट संभाल रहा है, और कंक्लूड करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। सेवरल रीडिंग से रीना को पता चला स्टैंडर्ड टाइम टेकन, तो एक तो हमें टाइम स्टडी मिल गई, एक तो हमें मिल गई टाइम स्टडी। और ये जहाँ ऊपर सुपरवाइजर की बात आ रही है, कुशाग्र टू द पोस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट, customer satisfaction in order to minimize cost and customer satisfaction, they had to determine the labor cost, standardization and simplification। तो एक तो हमें मिलती है टाइम स्टडी और दूसरी दी है इसने मेथड स्टडी। अब मेथड कहाँ से आइडेंटिफाई हुआ भैया, वो तरीके ढूंढ रहे हैं ना। He conclude the accumulating then processing them in batches in best way of fulfilling order। यहाँ पर देखो ये finding the best method, ये बेस्ट वे से निकल के आ गया और ये निकल के आ गया टाइम से। तो टाइम स्टडी और मेथड स्टडी समझा दो और आ गया 6 नंबर। 34th लास्ट सवाल आया, एलिमेंट्स बता दो 4। तो 4 P होते हैं, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। हेमंत यादव सर आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हो आप। हेमंत जी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सैंपल पेपर डिस्कस करवा रहे हैं। टाइटल पढ़िए आप, क्लास 12 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज सैंपल पेपर 2024 बाय आशीष सर। गलती होगी हमारी, हमने 25 नहीं लिखा उसके अंदर, सॉरी। इसके बाद अगर हम आए तो ये 4 एलिमेंट्स हमने समझा दिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और इसके बाद इसमें चॉइस में दे रखा है प्रोडक्ट को इफेक्ट करने वाले कोई भी 4 फैक्टर बता दो। तो प्रोडक्ट कॉस्ट की वजह से भी प्राइस इफेक्ट होती है, यूटिलिटी डिमांड से भी होती है, कंपटीशन से भी होती है, कुछ जगह पर लीगल रेगुलेशंस भी हैं और कुछ जगह पर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव भी है। दिस इज सैंपल पेपर, लिख देता हूँ भाई तेरे लिए, सैंपल पेपर ऑफ करंट ईयर। और हम जब आए हैं तब रामायण पूरी हो चुकी है, अब तब आए हो तो हमारा तो पेपर ही पूरा हो चुका है। तो हम इसको पूरा डिस्कस आउट कर चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप commerce.in वेबसाइट पर आ सकते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे और मेरे प्यारे बच्चों के लिए मेरे प्यारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए 6367885579 पर मुझे व्हाट्सएप करें। ये विधि का नंबर नहीं है, ये आशीष सर का नंबर है, ठीक है। आप जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उनकी थरली वीडियो बना के डिलीवर आउट कर दूंगा। हेमंत यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहानी को समाप्त करते हैं।